नमस्ते, मेरा नाम अनीता है, लेकिन सब मुझे प्यार से अंजू कहते हैं। मैं 21 साल की हूँ और मुंबई के एक बहुत अमीर परिवार से ताल्लुक़ रखती हूँ। हमारे पास पैसों की कभी कमी नहीं रही। मेरे पापा का बहुत बड़ा बिजनेस है और हम शहर के सबसे पॉश इलाके में रहते हैं। बचपन से ही मुझे हर वो चीज़ मिली जिसकी मैंने कभी ख्वाहिश की थी, लेकिन एक चीज़ की जो हमेशा मेरे अंदर खालीपन छोड़ जाती और वह था अपनों का साथ। जब मैं बहुत छोटी थी तभी मेरी बड़ी बहन कुसुम दीदी की शादी हो गई थी। मुझसे करीब 19 साल बड़ी है, लेकिन आज भी खुद को अपनी फिट और ग्रेसफुल रखती है कि कोई उन्हें उनकी उम्र से बड़ा नहीं समझ सकता। उनकी दो बेटियां सूजी और सीनू और एक छोटा बेटा विपिन। करीब 4 साल पहले वह अपने परिवार के साथ अमेरिका शिफ्ट हो गई थी और उनके जाने के बाद मैं काफ़ी अकेली हो गई थी। मैं उन्हें बहुत मिस करती थी और ख़ासकर उन दिनों जब घर में सन्नाटा ज़्यादा महसूस होता था। मेरी ज़िंदगी में उस समय एक और इंसान था जिसने उस खालीपन का थोड़ा वर दिया था। उसका नाम विक्की था। वह मेरे ही कॉलेज में पढ़ता था। शुरुआत में मैं बहुत शर्मीली थी, लेकिन विक्की के साथ रहते-रहते मैंने खुलकर जीना सीख लिया था। हम साथ घूमते थे, बात करते थे और सपने देखते थे। मुझे लगता था कि शायद यही मेरा भविष्य है, लेकिन ज़िंदगी हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम सोचते हैं। एक दिन अचानक कविता दीदी का फ़ोन आया। उनकी आवाज़ में एक अलग ही उत्साह था। उन्होंने बताया कि उन्होंने मेरे लिए एक अच्छा रिश्ता ढूँढा है। लड़का अमेरिका में रहता है, बहुत अच्छी नौकरी करता है और परिवार भी बहुत अच्छा। उसका नाम रविंदर है। पहले तो मैं थोड़ा हिचकिचाई, लेकिन जब दीदी ने और मम्मी-पापा ने समझाया तो मैंने सोचा कि शायद यही सही फैसला होगा। सच कहूँ तो उस समय तक मैं विक्की से थोड़ा दूर भी हो चुकी थी और मेरे दिल में उसके लिए पहले जैसी फीलिंग नहीं बची थी। जब रविंदर पहली बार मुझसे मिलने मुंबई आया तो मैं उसे देखकर थोड़ी हैरान रह गई। बहुत कॉन्फिडेंस और समझदार लगा। उनकी बातों में एक सच्चाई थी जिसने मुझे प्रभावित किया। उसने मुझसे बहुत इज्जत से बात की और मेरे फैसले को सबसे ऊपर रखा। उसने कहा कि अगर मैं ना कहूँ तो वह पीछे हट जाएगा। यही बात मुझे उसके और करीब ले गई और मैंने शादी के लिए हाँ कर दी। शादी की तैयारियां बहुत जल्दी शुरू हो गई। घर में रौनक वापस आ गई। हर तरफ खुशियों का माहौल था। हल्दी, मेहंदी और संगीत की रस्में बड़ी धूमधाम से हुई। कविता दीदी भी अपने पूरे परिवार के साथ अमेरिका से आई। उन्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई और जैसे मेरी जिंदगी का खालीपन फिर से भर गया हो। शादी बहुत शानदार तरीके से हुई और देखते ही देखते मैं रविंद्र की पत्नी बन गई। शादी के बाद हमारे लिए एक खूबसूरत होटल में हनीमून सूट बुक किया गया था। रात काफी शांत थी और मैं थोड़ी नर्वस थी, क्योंकि यह मेरी जिंदगी की एक नई शुरुआत थी। रविंदर मेरे पास बैठा और उसने मुझे एक प्यारी सी अंगूठी पहनाई। उसकी आंखों में अपनापन था। तभी दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। कविता दीदी थी। वो अंदर आई और मेरे पास बैठकर हालचाल पूछने लगी। उनकी बातों में आज एक अलग ही अपनापन था जो पहले कभी महसूस नहीं हुआ। उन्होंने जाते-जाते रविंदर से भी कुछ धीरे से बात की, जिसे मैं सुन नहीं पाई, लेकिन उस समय मैंने उस पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। जब हम दोनों अकेले रह गए तो रविंदर थोड़ा गंभीर नज़र आया। मैंने उससे पूछा कि क्या हुआ, तो उसने धीरे से कहा, मुझसे एक सच्ची और साफ शुरुआत चाहता है। उसने मुझे उसने मुझे मेरे अतीत के बारे में बताया कि उसे विक्की के बारे में पता है। यह सुनकर मैं थोड़ा घबरा गई, लेकिन उसने तुरंत मुझे भरोसा दिलाया कि उसे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सिर्फ ईमानदारी चाहता है। उसकी स्वाद ने मेरे दिल को और कम कर दिया और मुझे लगा कि मैंने सही इंसान को चुना है। हमने उस रात बहुत बातें की, अपने सपनों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में और एक दूसरे को
समझने की कोशिश की। अगली सुबह जब मेरी आँख खुली तो खिड़की से आती हल्की धूप पूरे कमरे में फैल चुकी। मैं कुछ देर तक बिस्तर पर लेटी ही रही और पिछले दिन की सारी बातें याद करने लगी। मेरे मन में अजीब सा सुकून भी था और हल्की सी बेचैनी भी। रविंदर पहले ही उठ चुका था और बालकनी में खड़ा फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसके पास जमी थी, लेकिन चेहरे की हवा बता रही थी कि बात थोड़ी गंभीर है। मैंने उठकर खुद को संभाला और उसके पास जाकर खड़ी हो गई। उसने मुझे देखा तो मुस्कुरा दिया और फोन रख दिया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मैंने भी ज्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन मन में एक छोटा सा शक जरूर बैठ गया। हम दोनों ने साथ में नाश्ता किया। रविंदर बहुत सामान्य व्यवहार कर रहा था, जैसे पिछली रात की गंभीर बात थी। बस एक बातचीत तक इसी में थी। उसने मुझे शहर घुमाने का प्लान बताया और कहा कि वह चाहता है कि मैं उसके साथ हर पल खुलकर जीऊं। उसकी बातों में एक आकर्षण था जो मुझे बार बार उसकी तरफ खींच रहा था, लेकिन कहीं ना कहीं उसके अंदर एक ऐसा हिस्सा भी था जिसे मैं समझ नहीं पा रही थी। दोपहर तक हम होटल के नीचे बने रेस्टोरेंट में बैठे थे। मैंने हल्की सी ड्रेस पहनी थी और मुझे महसूस हो रहा था कि आसपास बैठे लोग मुझे देख रहे हैं। पहले मुझे यह सब थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब मैं इसको ध्यान को सहज तरीके से लेने लगी। रविंदर मेरी तारीफ कर रहा था और मुझे अच्छा लग रहा था। तभी अचानक मेरी नज़र सामने दरवाजे की तरफ गई और मैं एक पल के लिए ठिठक गई। वहां विक्की खड़ा था। मेरे दिल की धड़कन तेज हो गई। मुझे समझ नहीं आया कि वो यहाँ कैसे आया। तभी उसके पीछे कविता दीदी भी नजर आई। मेरे अंदर सवालों का तूफान उठ गया, लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ कह पाती, वह दोनों हमारी टेबल के पास आ गए। माहौल एकदम से बदल गया था। विक्की की आंखों में हैरानी थी और मेरे चेहरे पर घबराहट साफ दिख रही थी। रविंदर ने बहुत सहजता से उसे बैठने का इशारा किया और बोला कि सब कुछ ठीक है, जैसे यह सब पहले से तय हो। कुछ देर तक सामान्य बातें होती रही, लेकिन वो खामोशी जो हमारे बीच थी वो बहुत कुछ कह रही थी। विक्की बार बार मेरी तरफ देख रहा था, जैसे मुझसे जवाब ज्यादा हो, और मैं नजरें चुरा रही थी। कविता दीदी की मुस्कान मुझे समझ नहीं आ रही थी कि वह जैसे सब कुछ जानती थी और फिर भी शांत थी। थोड़ी देर बाद रविंदर ने अचानक बातचीत का रुख बदल दिया। उसने बहुत शांत आवाज में कहा कि वह रिश्ते को अलग नजरिए से देखता है। उसके यह सबसे जरूरी है, सच्चाई और आज़ादी। उसने कहा कि अगर दो लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं तो उन्हें अपने फैसले खुद लेने का हक होना चाहिए। उसकी बातों को सुनकर मैं और विक्की दोनों ही हैरान थे। मैंने धीरे से कहा कि यह बातें सुनने में अच्छी लगती है, लेकिन असल जिंदगी में इतनी आसान नहीं होती। रविंदर ने मुस्कुराते हुए कहा कि शायद हम खुद ही चीजों को मुश्किल बना देते हैं। उसने मेरी तरफ देखकर कहा कि वह मुझ पर भरोसा करता है और चाहता है कि मैं अपने दिल की सुनूं। यह सुनकर मेरे अंदर एक अजीब सी विलन पैदा हो गई। क्या सच में मुझे इतनी आजादी दी जा रही थी, या इसके पीछे कोई और वजह थी? विक्की ने साफ शब्दों में कहा कि उसे यह सब ठीक नहीं लग रहा और वह इस तरह के रिश्तों को नहीं मानता। उसकी बात सुनकर मुझे थोड़ी राहत थी, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं भी यही सोच रही थी। लेकिन तभी कविता दीदी ने धीरे से कहा कि जिंदगी में हर इंसान अपने तरीके से जीता है और हमें दूसरों के फैसलों को समझने की कोशिश करनी चाहिए। उनकी आवाज़ बहुत शांत थी, लेकिन उसमें एक गहराई थी जिसने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। माहौल धीरे धीरे और भारी होता जा रहा था। मैंने महसूस किया कि मैं इस स्थिति में खुद को खो रही हूँ। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सही क्या है और गलत क्या है। रविंदर ने फिर से मेरी तरफ देखा और कहा कि वह मुझे किसी भी फैसले के लिए मजबूर नहीं करेगा, लेकिन वह चाहता है कि मैं खुद को समझूं। उसकी यह बात मेरे दिल को छू गई, लेकिन साथ ही साथ मुझे डर भी लगने लगा था, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं एक ऐसे रास्ते पर खड़ी हूँ
जहाँ से आगे का क्या होगा यह मुझे नहीं पता। शाम होते होते हम सब कमरे में वापस आ गए। वहाँ का माहौल और भी ज्यादा गंभीर हो गया। विक्की अब भी ऐसे था और मैं पूरी तरह से उलझ चुकी थी। कविता दीदी चुप थी लेकिन उनकी नजरें सब कुछ देख रही थी। रविंदर ने एक बार फिर कहा कि वह चाहता है कि हम सब खुलकर बातें करें, कोई भी बात दिल में ना रखें। उसने यह भी कहा कि कई बार सच्चाई का सामना करना मुश्किल होता है लेकिन वही हमेशा ही रास्ता दिखाती है। उसकी बातें सुनकर मुझे लगा जैसे मुझे किसी फैसले की तरफ धकेल रहा है। लेकिन वह फैसला क्या होना चाहिए, यह मेरे लिए एक रहस्य था। उस रात मैं बहुत देर तक सो नहीं पाई। मेरे दिमाग में बार बार वही सवाल घूम रहे थे। क्या मैं सही कर रही हूँ? क्या मैंने शादी का फैसला जल्दबाजी में लिया? क्या विक्की अभी मेरे दिल में कहीं है या फिर यह सब सिर्फ पुरानी यादों का असर है? और सबसे बड़ा सवाल यह था कि रविंद्र आखिर चाहता क्या है? उस रात की बेचैनी मेरे अंदर कहीं गहराई तक बैठ गई थी। सुबह जब मेरी आंख खुली तो मुझे ऐसा लग रहा था मैं कोई लंबा सपना देखकर उठी हूँ, लेकिन हकीकत उससे भी ज्यादा उलझी हुई थी। रविंदर मेरे पास बैठा मुझे देख रहा था। उसकी आंखों में वही शांति थी जो मुझे और सहज कर देती थी। उसने मुस्कुरा कर पूछा, कैसी हो अंजू? मैंने हल्की सी मुस्कान के साथ कहा, ठीक हूँ। लेकिन मेरे मन में सवालों का तूफान भी चल रहा था। मैंने तय कर लिया था कि आज मुझे हर बात साफ करनी ही होगी। मैं और इस उलझन में नहीं रह सकती। मैंने सीधे रविंदर से पूछा, तुम आखिर चाहते क्या हो? उसने कुछ पल मेरी तरफ देखा और फिर से बोला, मैं चाहता हूँ कि तुम बिना डर के अपने दिल की सुनो। किसी भी रिश्ते में सबसे जरूरी चीज सच्चाई होती है और मैं चाहता हूँ कि हमारे बीच कुछ भी छुपा ना रहे। उसकी बातें सुनकर मुझे गुस्सा भी आया और हैरानी भी। मैंने कहा, सच्चाई का मतलब यह नहीं होता कि इंसान हर सीमा ही पार कर दे। रिश्ते की कुछ मर्यादाएं होती है। रविंदर ने गहरी सांस ली और बोला, मर्यादा हम खुद तय करते हैं अंजू। दुनिया ने हमें जो नियम दिए हैं वह हर किसी के लिए सही हो या यह जरूरी नहीं। उसकी बातें मुझे समझ नहीं आ रही थी लेकिन मैं यह जरूर महसूस कर रही थी कि वह मुझे किसी अलग ही सोच की तरफ ले जाना चाहता है। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और कविता दीदी अंदर आई। उनके चेहरे पर वही रहस्यमयी मुस्कान थी। उन्होंने आते ही मन को हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं सीधे जवाब चाहती थी। मैंने उनसे भी पूछ लिया, दीदी आप मुझे सच क्यों नहीं बता रही है? आप दोनों मुझसे क्या छुपा रहे हैं? कविता दीदी कुछ पल चुप रही, फिर मेरे पास आकर बैठ गई और मेरा हाथ पकड़कर बोली, अंजू, हर सच्चाई एकदम से नहीं बताई जाती। कुछ बातें वक्त के साथ समझ आती है। उनकी इस बात ने मुझे और बेचैन कर दिया था। बेजान कर रविंदर ने कहा, ठीक है, अब समय आ गया कि अंजू सब कुछ जान ले। उसने अपने फोन से किसी को कॉल किया और कुछ ही देर में दरवाजा खोला और अंदर एक लड़की आई। उसका नाम तमन्ना था। वह बहुत ही आत्मविश्वासी और शांत दिख रही थी। उसने मुझे देखकर हल्की सी मुस्कान दी और मेरे पास बैठ गई। मेरा दिल तेजी से धड़क रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब क्या हो रहा है। रविंदर ने मेरी तरफ देखकर कहा, अंजू, यह तमन्ना है और यह मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। लेकिन आज मैं तुमसे कोई बात छुपाना नहीं चाहता, इसलिए मैं साफ साफ कहता हूँ कि तमन्ना मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। उसकी यह बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मैंने गुस्से और दर्द के साथ कहा, इसका मतलब क्या है? क्या तुम मुझसे शादी करने के बाद भी किसी और को अपनी जिंदगी में रखना चाहते हो? रविंदर ने शांत स्वर में कहा, मैं किसी को छोड़ना नहीं चाहता। मैं चाहता हूँ कि मेरी जिंदगी में जो लोग अहम है वह अपनी जगह पर रहे। मैंने गुस्से में कहा कि यह कोई तरीका नहीं होता रिश्ते निभाने का, यह तरीका सब गलत है। तभी तमन्ना ने पहली बार बोलना शुरू किया। उसने बहुत शांत आवाज में कहा, नो, मैं तुम्हारी स्थिति समझ सकती हूँ।
क्योंकि जब मुझे पहली बार यह सब पता चला तो मैं भी इस तरह उलझ गई थी। लेकिन वक्त के साथ मैंने समझा कि हर रिश्ता अलग होता है और हर इंसान अपने तरीके से जीता है। उसकी बात ने मुझे और ज़्यादा उलझन में डाल दिया। मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी ऐसी दुनिया में आ गई हूँ जहाँ सब कुछ अलग है। तभी कविता दीदी ने मेरी तरफ देखा और बोली, अंजू तुम मजबूत हो, तुम हर सच्चाई को समझ सकती हो, बस खुद को वक्त दो। मैंने उनकी आंखों में देखा और मुझे लगा कि वो कुछ छुपा रही है। मैंने जोर देकर कहा, नहीं दीदी, अब मुझे सब कुछ जानना है। तभी अचानक दरवाजा फिर से खुला और इस बार अंदर विक्की आया। उसे देखकर मुझे एक अजीब सा सुकून मिला, जैसे इस अजनबी माहौल में कोई अपना आ गया हो। विक्की सीधे मेरे पास आया और बोला, अंजू चलो यहाँ से, मैं तुम्हें इस सब से दूर ले जाऊंगा। उसके आवाज में सच्चाई थी और चिंता भी। मैंने उसकी आंखों में देखा और मुझे अपना पुराना समय याद आ गया, जब सब कुछ आसान लगता था। लेकिन अब मैं उस मोड़ पर थी जहां से कोई भी फैसला आसान नहीं था। रविंदर ने विक्की को देखकर कहा, तुम्हें यहाँ बुलाया इसलिए गया ताकि अंजू अपने दिल की बात समझ सके। विक्की ने गुस्से में कहा, किसी को इस तरह उलझाना सही नहीं है। अगर तुम सच में अंजू से प्यार करते हो तो उसे इस तरह के फैसलों में मत डालो। कमरे का माहौल एक बार फिर भारी हो गया। सबकी नजरियां मुझ पर थी, जैसे हर कोई मेरे फैसले का इंतजार कर रहा हो। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। मुझे लग रहा था कि अगर मैंने गलत फैसला लिया तो मेरी पूरी जिंदगी बदल जाएगी। मैंने गैर सांस ले और खुद से सवाल किया कि मैं क्या चाहती हूँ। क्या मैं उस पुराने प्यार के पास वापस जाना चाहती हूँ जहाँ सब कुछ सरल था, या फिर उस नए रिश्ते को समझने की कोशिश करना चाहती हूँ जिसमें सच्चाई तो है लेकिन उलझन भी बहुत है। मेरी आंखों में आंसू आ गए और मैंने धीरे से कहा, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। यह सुनकर कमरे में खामोशी छा गई। रविंदर ने सिर हिलाकर कहा, ठीक है अंजू, जितना वक्त चाहिए लो, लेकिन याद रखना फैसला तुम्हें ही करना है। उस रात के बाद मेरी जिंदगी जैसे एक लंबे मोड़ पर आकर रुक गई थी, लेकिन रुकना शायद मेरे लिए मुमकिन नहीं था। सुबह जब मैं उठी तो मन पहले से थोड़ा शांत था, जैसे भीतर को ही जैसे भीतर को ही कोई फैसला धीरे धीरे आकर आकार ले रहा हो। कमरे में हल्की सी रोशनी थी और सब कुछ सामान्य दिख रहा था, लेकिन मेरे अंदर चल रही हलचल अब भी खत्म नहीं हुई थी। मैंने आईने में खुद को देखा तो लगा जैसे मैं वही अंजू नहीं रही जो कुछ दिन पहले तक हर बात पर मुस्कुरा देती थी। अब मेरे चेहरे पर एक गंभीरता थी और आंखों में एक सवाल जो जवाब मांग रहा था। मैं धीरे धीरे कमरे से बाहर निकली और लव की तरफ बढ़ी। रविंदर पहले से बैठा था। उसने मुझे देखा और बिना कुछ कहे हल्की सी मुस्कान थी। उसकी मुस्कान में अपनापन था, लेकिन अब मैं सिर्फ उस मुस्कान के पीछे की सच्चाई देखना चाहती थी। मैं उसके सामने बैठ गई और कुछ पल चुप रही। फिर मैंने धीरे से कहा कि मुझे तुमसे खुलकर बात करनी है। उसने सिर हिलाकर कहा, मैं भी यही चाहता हूँ अंजू। मैंने गहरी सांस ली और कहा, मैं तुम्हारी सोच को समझने की कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मैं खुद को खोना नहीं चाहती। मैं ऐसा रिश्ता नहीं जी सकती जिसमें मुझे हर पल खुद को साबित करना पड़े, या जहां मुझे अपने ही दिल से समझौता करना पड़े। मेरी बात सुनकर रविंद्र कुछ देर तक चुप रहा, फिर उसने कहा, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता अंजू, लेकिन मैं तुम्हें रोकना भी नहीं चाहता। अगर तुम्हें लगता है कि यह रास्ता तुम्हारे लिए सही नहीं है तो मैं तुम अपने फैसले लेने के लिए आजाद हो। उसकी बात ने मेरे दिल को छू लिया, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि वह सच में मुझे समझने की कोशिश कर रहा है। तभी पीछे से कदमों के आहट आई और मैंने मुड़कर देखा तो कविता दीदी और तमन्ना दोनों वहां आ गई थी। उनके चेहरे पर भी वही रहस्यमय मुस्कान नहीं थी, बल्कि एक सच्चाई थी, जैसे वह भी इस पल का इंतजार कर रही थी।
मैंने कविता दीदी की तरफ देखा और कहा, दीदी आपने हमेशा मुझे सही रास्ता दिखाया, लेकिन इस बार मुझे खुद अपना रास्ता चुनना है। कविता दीदी ने मेरी आंखों में देखा और धीरे से मुस्कान दी। उन्होंने कहा, यही तो मैं चाहती थी अंजू, तुम खुद को समझो और अपने फैसले खुद लो। उसकी बात सुनकर मेरे दिल का एक बोझ हल्का हो गया। तभी विक्की भी वहां आ गया। उसने मेरी तरफ देखा और उसकी आंखों में अब भी वही पुराना प्यार था, लेकिन इस बार उसमें एक समझदारी भी थी। उसने कहा, अंजू मैं तुम्हें किसी फैसले के लिए मजबूर नहीं करूंगा। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, चाहे वह मेरे साथ हो या बिना मेरे। उसकी यह बात सुनकर मेरी आंखें नम हो गई, क्योंकि पहली बार मुझे लगा कि कोई मुझे पाने से ज्यादा मेरी खुशी की परवाह कर रहा है। अब सबकी नजरें मुझ पर थी और मैंने अपना फैसला सुनाना था। मैंने धीरे से कहा, मैंने बहुत सोचा और समझा कि और अब मैं यह जानती हूँ कि मुझे क्या करना चाहिए। मैंने रविंदर की तरफ देखा और कहा, तुम बुरे इंसान नहीं हो, तुम्हारी सोच अलग है और शायद किसी और के लिए सही भी हो, लेकिन मेरे लिए नहीं। मैं एक ऐसा रिश्ता चाहती हूँ जहाँ सादगी हो, भरोसा हो और जहाँ मुझे खुद को बदलना ना पड़े। रविंदर ने मेरी बात ध्यान से सुनी और फिर हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया, जैसे वह पहले से ही इस जवाब के लिए तैयार था। उसने कहा, मैं तुम्हारे फैसले की इज्जत करता हूँ अंजू, और हमेशा करता रहूंगा। उसके इस जवाब ने मेरे दिल में उसके लिए सम्मान और बढ़ा दिया। मैंने फिर विक्की की तरफ देखा और कुछ पल चुप रही। फिर कहा, विक्की तुम मेरे अतीत का हिस्सा रहे हो और बहुत खूबसूरत हिस्सा था, लेकिन अब मैं उस अंजू को पीछे छोड़ चुकी हूँ जो सिर्फ यादों में जीती थी। मैं अब अपनी जिंदगी को नए तरीके से जीना चाहती हूँ। यह सुनकर विक्की ने हल्की सी मुस्कान दी और कहा, मुझे तुम पर गर्व है अंजू, क्योंकि तुमने खुद को चुना और यही सबसे बड़ी जीत होती है। उस पल मुझे एहसास हुआ कि असली आज़ादी किसी और के साथ रहने में नहीं, बल्कि खुद के साथ सच्चा रहने में है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे अंदर का डर खत्म हो चुका है। मैं पहले से ज्यादा मजबूत थी और अपने फैसलों के साथ खड़ी थी। कविता दीदी मेरे पास आई और मुझे गले लगा लिया। उन्होंने कहा, मेरी छोटी सी अंजू अब सच में बड़ी हो गई है। उसकी बात सुनकर मेरी आंखों से आंसू निकले आए, लेकिन यह आंसू कमजोरी के नहीं बल्कि सुकून के थे। उस दिन मैंने अपने लिए एक नया रास्ता चुना, एक ऐसा रास्ता जहां मैं खुद के साथ सच्ची रह सकूं और जहां मेरी खुशी किसी और के फैसलों पर निर्भर ना हो। शायद यही मेरी जिंदगी का असली शुरुआत शायद यही मेरी जिंदगी की असली शुरुआत है। तो दोस्तों, इस कहानी को लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी आज की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक जरूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे एसके की जुबानी 2.0 चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और मोटिवेशनल कहानी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।